जय हिंद दोस्तों। कुदरत से हम इंसानों की जंग जो है वो बहुत पुरानी है। तरक्की की इस अंधे दौड़ में हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं और प्रकृति जब अपना प्रकोप दिखाने पे आतुर होती है तब सब कुछ पल भर में मिट्टी में बदल जाता है। लेकिन इतने सारे सिग्नल मिलने के बाद भी चीन को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है। तभी तो वो समुद्र का चीना चीर कर टापू बनाने का काम चालू कर रहा है। तो बन रही है इस वीडियो में हमारे साथ। इस वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं। और आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँचे। दोस्तों, यूँ तो समुद्र की गहराई से आइलैंड खड़ा करना एक ऐसा काम लगता है जो कि केवल भगवान ही कर सकते हैं, लेकिन आज के वक्त में इंसान भी ऐसा करने लगे हैं क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में चीन यही कार्य कर रहा है। समुद्री तल में डूबा हुआ हिस्सा ढूंढ ढूंढ के उस पर आइलैंड बना रहा है। जैसे ही कोई उठी हुई चट्टान या फिर कोरल द्वीप चीन को मिलती है, उसी के ऊपर काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बना के उसे एक द्वीप का आकार दे रहा है। इस हिस्से पर 180 करोड़ घन बालू डालने के लिए चीन अगल बगल से रेत खनन करके पावरफुल शिप का इस्तेमाल करके उन्हें वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। एक बार जब उस सरफेस से बालू अच्छे से बैठ जाती है तो लगभग 30 एकड़ के कंक्रीट खड़ा कर दिया जाएगा। बस हो गया आइलैंड तैयार। साउथ चाइना सी में चीन इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते आ रहा है, जिसकी वजह से जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है। मलेशिया, वियतनाम और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन की तरफ से समुद्र के विवादित हिस्से में टापू बनाना जारी रखने के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई है। लेकिन चीन तो चीन ठहरा, वो पूरे साउथ चाइना सी को अपने बापोती समझता है और कई देशों के आपत्ति के बाद भी टापू पे टापू बनाया जा रहा है और इसके साथ कुदरत से खिलवाड़ करते जा रहा है। इसका असर आने वाले टाइम पे कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं हम फ्रैकिंग की। ये ज़मीन के गहराई में धंसे तेल और गैसेस को निकालने का चालाकी भरा प्रोसेस है। इसके लिए धरती के नीचे करीब 6000 से 10,000 फीट तक की गहराई करके एक मोटी पाइप डाली जाती है, जिसमें पानी और केमिकल का मिक्सचर ज़बरदस्त फ्लो के साथ प्रेशर कराया जाता है। इस भयंकर प्रेशर से अंदर मौजूद अगल बगल के पत्थरों में दरारें पड़ जाती हैं, जिनसे रिस कर गैसेस पाइप के रास्ते ऊपर पहुंच जाती है। और अफसोस कि फ्रैकिंग भूकंप की वजह भी बन जाते हैं, जो कि फ्रैकिंग का प्रेशर रिलीज होने से भूकंप के तेज झटके पैदा हो सकते हैं। यकीन ना हो तो जान लीजिए 2019 में इंग्लैंड में आया अब तक का सबसे बड़ा लंदन जायर में होने वाला फ्रैकिंग का केस ही माना जाता है। फ्रैकिंग की वजह से ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का खतरा भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये प्रोसेस भले ही कितना भी ज़्यादा फायदेमंद हो, लेकिन इससे होने वाले भूकंप और प्रदूषण से ये साबित होता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया में फैले जंगलों की आग ने यह साबित कर दिया एक बार फिर कि इन आगों को जो जंगल में लगती है उन्हें काबू करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। इस आग में जमा लाखों जंगली जानवर और जंतु मारे गए थे। वहीं 10,000 करोड़ से ज़्यादा का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा था। अब आपको तो यही लग रहा होगा कि इंसान ये कभी नहीं चाहेंगे कि जंगल को जला दिया जाए, लेकिन आपकी ये सोच गलत है। ऐसा सदियों से होता आ रहा है कि इंसान इन जंगलों का इस्तेमाल एक औजार की तरह करते आया है। पहले लोग नियंत्रित आग के जरिए अपने ज़मीन के आसपास के नियमों में बदलाव किया करते थे, कभी अनचाहे घास और झाड़ियों को हटाने के लिए तो कभी राख के जरिए ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए। हालांकि कई देशों में आजकल ऐसा करना गैर कानूनी हो गया है, लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि यूएस फॉरेस्ट सर्विस ने साल 1995 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत जंगलों में आग लगा के उससे जो स्टैट्स निकले उसे रिसर्च के लिए स्टडी किया गया। ड्रोन्स, वाटर बैलून्स, वैन्स और लेज़र इमेजिंग सिस्टम से फ्लैश प्लेन की मदद से बारीकी से मॉनिटर किया गया ताकि वो आग बेकाबू ना हो जाए। अब जरा मूचांग के धान के खेतों की ही हम बात कर लेते हैं। पहाड़ों पर धान की खेती के बारे में सोचना भी अजीब सा लगता है, लेकिन वियतनाम के वूचांग में पहाड़ों पर बड़ी मात्रा में धान की फसल उगाई जा रही है। इसे देख के तो यही प्रतीत होता है कि किस खूबसूरती के साथ नेचर को चैलेंज किया गया है, लेकिन इसके पीछे कड़ी मेहनत और लगन का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, धान दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फसल है। धान के फसल का कुछ वक्त के लिए पानी में डूबे रहना बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए पहाड़ी इलाकों में ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन किसानों ने इसका भी जुगाड़ निकाला, जो सदियों से पहाड़ों पर समतल चबूतरे काटकर धान की खेती करते आ रहे हैं। उत्तरी वियतनाम में पहाड़ियों में स्थित वूचांग के खेत इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ये ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में कटे हुए चबूतरे 2200 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। ये नज़ारा न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि
बड़ी आबादी का पेट भी भरता है, लेकिन इससे पहाड़ों का नुकसान भी तो हो रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पनारा कैनाल के बारे में। समुद्र की दशा और समुद्री परिवहन की दिशा ही बदल दी इसने। 1914 से पहले न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली शिप को पूरे दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था। इस मुश्किल यात्रा को छोटी करने के लिए फ्रांसीसियों ने 1881 में पनामा स्ट्रेट में एक नहर का निर्माण शुरू किया। जमीन का ये टुकड़ा बेहद सख्त और झीलों से भरा हुआ होता था, तो इसे नहर के लिए सबसे बेस्ट माना गया। इन लोगों ने दिमाग तो ठीक लगाया था, लेकिन खराब सैनिटेशन, मुश्किल वॉकिंग कंडीशन की वजह से यह प्रोजेक्ट एक अभिशाप बन के सामने आया। मलेरिया और येलो फीवर की वजह से करीब 23,000 लोगों की जान चली गई और ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। फिर 1904 में अमेरिका ने ढेर सारे डायनामाइट के साथ इस प्रोजेक्ट की कमांड संभाली और अगले 10 सालों में नहर का काम पूरा कर लिया। ये कैनाल इंसान की इंजीनियरिंग क्षमता का बेमिसाल नमूना है, जिसमें बड़े बड़े पहाड़ों को काटने से लेकर विशाल नदियों का रुख मोड़ने तक सब कुछ शामिल है। आज इस कैनाल की वजह से न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक की समुद्री यात्रा में 1280 किलोमीटर तक की कमी आई है। अब मैन मेड ग्लेशियर जैसे इनोवेटिव इन्वेंशंस के बारे में भी जान लीजिए। दोस्तों, समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर रहने की अपनी ही एक अलग परेशानी है, जैसे साफ पानी का कोई भरोसेमंद सोर्स ढूंढना। साल भर पिघलने वाले ग्लेशियर लद्दाख में बसे लोगों के लिए सदियों से पानी का मुख्य स्रोत रहे हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज ने सिनेरियो को बहुत हद तक बदल दिया है। अब यहाँ के ग्लेशियर सिकुड़ गए हैं, पहले की तरह इनमें साल भर पानी नहीं मिलता। ऐसे में साल 2017 में लोकल साइंटिस्ट सोनम वांगचुक ने ग्लेशियर बनाने का अनोखा उपाय ज्ञात कर लिया। ये मैन मेड ग्लेशियर गर्मियों के दिनों में पानी की कमी पूरा करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। ये हवा की ठंडक से बनकर 100 फीट ऊंची आकृति बन जाती है। बर्फ का ढेर भले ही कुछ लोगों के लिए अनोखे लगे, बट बहुत लोगों के लिए ये बेशकीमती पानी की तरह है। दोस्तों, सैटेलाइट की वजह से हम इंसानों ने मौसम का पूर्वानुमान लगाने में महारत हासिल कर ली है, लेकिन क्या आपको पता है अब तो हम इंसान इन मौसम को कंट्रोल भी करने लगे हैं। क्लाउड सीडिंग ऐसी एक टेक्निक है जिसकी वजह से कृत्रिम बारिश कराई जाती है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल के कारण प्लेन्स की मदद से ऊपर बादलों में छोड़े जाते हैं। ये कण पानी की बूंदों को अपनी ओर खींचते हैं और जब भारी मात्रा में बूंदें एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। सूखे इलाकों के लिए टेक्नोलॉजी वरदान साबित हुई है और चीन, रूस जैसे देशों में इसका इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। यूएई में तो इस टेक्निक के इस्तेमाल से पानी की कमी को पूरा किया जाता है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने कभी भविष्य में ऐसा नहीं सोचा होगा कि हमारे जो इंसान हैं वो भविष्य में क्या क्या कारनामे पूरे करने वाले हैं। वैसे कुदरत के साथ सही तरीके से खेलना भी एक बहुत बड़ा हुनर है और इस हुनर में पारंगत होने में हमें काफ़ी समय लगने वाला है, लेकिन इसकी वजह से जो नुकसान पहुंचा रहे हैं हम अपनी प्रकृति को, वो लगता है इरिवर्सिबल होने वाला है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जहाँ भी आपको शेयर करना कीजिए ताकि लोग जागरूक हो सकें। तो फिर मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।